गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धरणीधर वैष्णव और इतिहास की अगली क्लास लेकर सिंधु सभ्यता को हम क्रमिक रूप से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब तक काफ़ी हमारी क्लासेस 7 से 8 या 9 क्लास हमारी हो चुकी हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इस समय वो था हमारे प्रमुख जो इस सभ्यता के स्थल हैं, प्रमुख सैंधव स्थल, उनके बारे में एक एक करके हमने विस्तार से पढ़ा। अब जो कुछ स्थल रह गए हैं वो आज की क्लास में हम देखते हैं कि कंप्लीट हो जाएं। कुछ स्थल और बचे हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज के लिए जो हम स्थलों की बात करें तो सबसे पहले स्थल की हम बात करेंगे आज वो है कालीबंगा। महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु सभ्यता का और भारत की दृष्टि से भी, एग्जाम की दृष्टि से भी। कालीबंगा इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में जो विभाजन के पश्चात जा चुके हैं, तो भारत में जो महत्वपूर्ण स्थलों में से कालीबंगा का नाम भी आता है। कालीबंगा की बात करें तो इसे कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियां। काले रंग की क्या होती हैं? बंगा मतलब चूड़ियां। तो कालीबंगा शब्द का मतलब यहां पर क्या है? काली चूड़ियां, ये शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसकी बात करें तो कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर? पता होगा, हनुमानगढ़ जिले में। क्या खास बातें हैं इसकी? इसका जो खोज करने वाले थे वो थे, उससे पहले बात करते हैं नदी, तो घग्गर नदी। नदी कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर, या प्राचीन जिसको कह सकते हैं सरस्वती नदी, जो प्राचीन काल में बहा करती थी उसके किनारे थी। इसकी खोज जो की वो थी आमलानंद घोष के द्वारा, या उत्खनन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? आमलानंद घोष के द्वारा इसका खोज और उत्खनन कार्य किया गया 1952-53 में। आजादी के बाद 1952-53 ईस्वी में इसकी खोज और उत्खनन किया गया। दोनों ही प्रश्न के उत्तर सही रहेंगे। 1952 और 53 दोनों ही सही है। ध्यान रहे इसका जो इसके लिए जो विशेष नाम लिया गया है वो है सिंधु सभ्यता की दीन बस्ती। क्या कहा गया इसे? सिंधु सभ्यता की क्या कहा गया है? दीन बस्ती। कारण क्या है? क्योंकि एक तो ये प्राचीन है, थोड़ा सा सिंधु काल से भी प्राक यानी प्राचीन है, तो नंबर एक तो ये कारण हो गया। दूसरा जो कारण है इसको दीन बस्ती कहने का वो है यहाँ पर अन्य जो और स्थानों पर जो सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी तुलना में जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर है। कमजोर का मतलब है थोड़ा सा अगर कोई उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं वो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि उनकी तुलना में अच्छी स्थिति नहीं थी। इस कारण से इसको दीन बस्ती कहा गया है सिंधु सभ्यता की। और बड़ी बात यह है, ये क्या है? प्राक यानी सिंधु सभ्यता से भी प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। क्योंकि इसका हड़प्पा नाम दिया गया है तो इसलिए प्राक हड़प्पा या प्राक सैंधव भी कह सकते हैं हम इसको। प्राक क्या है? सैंधव स्थल, यानी सिंधु सभ्यता से भी पहले का पूरा स्थल है यहाँ पर जो खुद प्राप्त हुआ है। देखिए 7 स्तर पर इसकी खुदाई हो चुकी है अब तक, और 7 स्तर पर कोई न कोई सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यानी सैंधव काल से पहले यहाँ पर 7 बार सभ्यताएं पनपी और उनका पतन हुआ, ऐसा उत्खनन के आधार पर प्राप्त अवशेषों से पता लगता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ की वो है यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण। क्या है? दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है कालीबंगा का। कैसे? देखिए दोहरे जुते हुए खेत का, यानी यहाँ खेत को एक ही नहीं 2 बार एक ही समय में 2 फसल लेने के लिए उसको 2 बार जोता जाता था, आड़ा और तिरछा, यानी समकोण पर इस तरह से फसल को बोने के लिए दोनों तरफ से जोता जाने का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। तो दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य तथ्यों के बारे में ये हम देख चुके हैं। काली चूड़ियां शाब्दिक अर्थ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। खोज करता है आमलानंद घोष 52-53 में। सिंधु सभ्यता की दीन बस्ती और दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी। अब बात करें कुछ और अन्य साक्ष्यों के बारे में। एक साक्ष्य हम देख चुके हैं दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण। कुछ और साक्ष्य देखते हैं जो यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नंबर 2,
जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर है कि दुर्गीकृत जो भाग है उसके भी यहाँ पर 2 टीले मिले हैं। यानी मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में प्रत्येक नगर के कितने भाग किए जाते थे? 2। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। ये दुर्गीकृत होता था यानी कुलीन वर्ग के लोगों के लिए था, और ये सामान्य नगर था यानी जनता के लिए था, ये सामान्य लोगों के लिए। अब जो ये पूर्वी पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग के यहाँ पर 2 भाग मिलते हैं, छोटे छोटे दो भागों में बटा हुआ है। अब इसमें 2 भागों में बांटा गया। ये जो इधर है वो तो है निवास स्थान लोगों का, और जो ये वाला भाग है यहाँ पर मिले हैं हवन कुंड बहुत अधिक मात्रा में। तो ये एक इसकी विशेष बात है कि दुर्गीकृत भाग में 2 हिस्से हैं और उसमें एक में हवन कुंड मिले हैं और दूसरा निवास स्थान था। इसके पश्चिम में और चले तो एक कब्रिस्तान भी मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। तो ये यहाँ के नगर की महत्वपूर्ण बात है। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिम के 2 भाग निवास और हवन कुंड, और उसके पश्चिम में भी एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ये एक इसकी अलग कुछ विशेष बात है। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि समझ में हमारे आ चुका है। यहाँ की जो बात करें दीन बस्ती थी, इसलिए यहाँ पर घर जो है वो कैसी है? कच्ची ईंटों के। घर किसके बने हुए हैं? कच्ची ईंटों से बनते थे। यहाँ ईंटों को केवल और केवल धूप में पकाया जाता था। धूप से पकी हुई ईंटों से घर मिले। पकाने का मतलब धूप में सुखाया जाता था। और इसके अलावा यहाँ नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। नालियों की क्या? समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पर ये प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कह सकते हैं, या ये कहें कि यहाँ पर इस जानकारी का अभाव होगा इन लोगों का, इस कारण से व्यवस्था नहीं है। एक विशेष बात जो यहाँ से मिलती है वो है लकड़ी की नाली के साक्ष्य से। किसके मिले हैं? लकड़ी की नाली, जैसे खजूर के पेड़ को अंदर से खोखला करके उसको नाली के रूप में, पाइप के रूप में प्रयोग में यहां से लिया जाने का प्रमाण भी मिला है, जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा जाता है कालीबंगा से। अगली बात करते हैं। तो हवन कुंड के बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी और बात कर लेते हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए? अग्निवेदिकाएं या हवन कुंड, और साथ में वही जो हर जगह प्राप्त होता है अन्नागार, अन्न रखने के भंडार भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और जो और दूसरी बात करें तो वो है यहाँ पर बेलनाकार मोहर और अलंकृत ईंटों का यहाँ पर प्रयोग होता था। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अलंकृत फर्श में जो क्या करते थे? अलंकृत ईंट, यानी घर की फर्श को सजाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साथ ही यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो जो घर होता था, घर का जो दरवाजा था उसमें ऊपर की ओर भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो घर की छत पर, छत की ओर दरवाजा, ये भी एक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहर का मतलब बेलन के आकार का, यानी एक गोल लंबी मोहर भी यहां से प्राप्त हुई है। ये यहाँ की एक खास बात है। अगली बात करें तो यहाँ देखिए शल्य चिकित्सा, विद्वानों का कहना है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो सकता है वो किसी भी का प्रमाण रहा हो कि एक खोपड़ी में छेद किए हुए मिले हैं। तो विद्वानों ने इसे क्या कहा है? शल्य चिकित्सा का प्रमाण, कि उस व्यक्ति की क्या की गई थी? ऑपरेशन किया गया होगा खोपड़ी का, किंतु हो सकता है शल्य चिकित्सा ना करके किसी ने कोई अच्छी बढ़िया धारदार हथियार सर में दे मारा होगा, कील ठोक दी होगी, तो उसका भी यहाँ पर ये कह सकते हैं। किंतु विद्वानों का कहना है कि वो केवल शल्य चिकित्सा का है, ऐसा किसी औजार का यहाँ प्रयोग नहीं मिलता। तो ये है हमारे कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे आमलानंद के द्वारा खोज करता, और इसके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हमने महत्वपूर्ण चीज पढ़ी यहाँ से निकल कर आती है वो है यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत का प्रमाण, अग्निवेदिकाएं या हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और बाकी कुछ सामान्य साक्ष्य जो यहाँ से विशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे अगले नगर की बात करें। कालीबंगा के बाद अब
दूसरे नगर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नगर जो हम देखते हैं वो है बनवाली, जो हरियाणा में है। नंबर 2 आज जो देख रहे हैं वो कौन सा है? बनवाली। और बनवाली कहां पर है? बनवाली है हरियाणा में। हरियाणा में कहां पर? हरियाणा का जो हिसार है उस क्षेत्र में ये स्थित है बनवाली। इसकी जो खोज करता है वो है आर.एस. बिष्ट साहब के द्वारा 1973 में। किसके द्वारा? और 1973 में। नदी कौन सी है? सरस्वती जो नदी है, और सरस्वती नदी के साथ साथ में उसकी एक सहायक नदी बहती थी, और रंगाई नदी, उसके किनारे ये इसके अवशेष मिले हैं। कौन सी नदी है? नंबर 1 तो है सरस्वती, और उसकी सहायक नदी रंगाई। ये महत्वपूर्ण शब्द है, रंगाई। देखिए, सरस्वती की सहायक नदी रंगाई नदी के किनारे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बनवाली, आर.एस. बिष्ट साहब के द्वारा 1973, हरियाणा, हिसार में। अब यहां से जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में बात करते हैं। ये जैसे कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का थोड़ा सा अभाव था, कमजोर थी, वैसे ही यहाँ पर उसकी कह सकते हैं उससे भी बुरी स्थिति में था, यानी जल निकास प्रणाली का पूर्णतः अभाव कह सकते हैं। साक्ष्यों में बात करें तो नंबर 1 जल निकास प्रणाली का अभाव। सबसे पहले तो बात करते हैं जल निकास प्रणाली का क्या था, यहां पर अभाव था, यानी वो नहीं मिली है यहां पर। नंबर अगला बात करें यहां से तो हल का खिलौना, यानी कृषि के साथ से हल का बना हुआ यहां से क्या प्राप्त हुआ है? खिलौना, हल की आकृति बनी हुई मिली है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है यहां पर तांबे के बाणाग्र। तांबे के क्या मिले हैं? बाणाग्र, मतलब जो बाण होता था, तीर जो उस समय प्रयोग में लेते थे, उसका जो आगे वाला भाग है ये तांबे के बने हुए यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बनवाली से। यानी यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि तांबे की अच्छी राजस्थान से प्राप्त होने के बाद यहां पर उसका कुछ औजार हथियार बनाए जाते थे बनवाली में, ऐसा मानते हैं। यहां पर देखिए सैलखड़ी जो पत्थर गुजरात और राजस्थान से प्राप्त होता था उसकी, और साथ में पकाई हुई मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। किस किस की मोहर? नंबर 1 सैलखड़ी पत्थर जो था राजस्थान गुजरात में मिलता था, वह पकाई मिट्टी की मोहरें, मिट्टी को पकाकर मोहर यहां से प्राप्त हुई है। और कुछ साक्ष्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मात्र देवी की जो छोटी लघु मरण मूर्तियां जिनको कह सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है। किसकी? मात्र देवी की। मात्र देवी की कैसी? लघु यानी छोटी मरण मूर्तियां, वो कहां से प्राप्त हुई हैं? मरण यानी मिट्टी की, वो भी बनवाली से प्राप्त हुई है। और यहां पर जो अगर फसलों की बात करें, क्योंकि खिलौने की बात कर चुके हैं, हल का खिलौना, तो साथ में यहां पर तिल, सरसों और जौ का भी साग से प्राप्त होता है। फसलों की बात करें तो तिल, सरसों और जौ के, जो अच्छी किस्म के जौ का साग से, जौ का तो अन्य जगह भी प्राप्त हुआ, किंतु यहां पर क्या है, कुछ अच्छी क्वालिटी के जौ का साग से प्राप्त हुआ है। तो ये है कुछ बनवाली हरियाणा से प्राप्त, कुछ रंगाई नदी के किनारे जो प्राप्त हुआ है हिसार हरियाणा में, वहां से कुछ प्रमुख साक्ष्य। जल निकास प्रणाली का अभाव है, हल का खिलौना मिला है, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, सैलखड़ी और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, और मात्र देवी की लघु मरण मूर्तियां, इसके अलावा तिल, जौ और सरसों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ छोटे और नगरों की बात करें तो उनमें देखते हैं सुरकोटड़ा कौन सा है? पहले बात कर चुके हैं कई बार, सुरकोटड़ा जहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं उसके बारे में। तो
कहाँ पर है सुरकोटा? गुजरात में है, और गुजरात का जो ताप्ती नदी का क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है। कहां से प्राप्त हुआ है? गुजरात। और नदी कौन सी? नदी की बात करें तो जो ताप्ती नदी नर्मदा की सहायक है, यानी नर्मदा से ऊपरी छोर, यानी ऊपरी जो गुजरात है वहां से। इसकी जो खोज और उत्खनन किया है उसके बारे में बात करें तो खोज और उत्खनन करता है एमएच वत्स, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जगपति जोशी के द्वारा। माधव स्वरूप वत्स ने नहीं किया, जगपति जोशी ने किया था सुरकोतदा का उत्खनन 1964 में। तो सुरकोतदा का खोज और उत्खनन 1964 में किसके द्वारा किया गया? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी साहब ने यहाँ का उत्खनन और खोज करता माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है घोड़े की अस्थियां। देखिए, घोड़ा नियमित प्रचलन में नहीं था, केवल कुछ स्थानों पर उसके साक्ष्य मिले हैं। तो उनमें से सुरकोतदा भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगली नगर की बात करें तो वो है हमारा रंगपुर। नंबर 3 के बाद नंबर 4 किसके बारे में? रंगपुर। रंगपुर जो है वह भी गुजरात में है, और गुजरात का कौन सा क्षेत्र? अहमदाबाद का। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद के क्षेत्र में रंगपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में जो नदी है वो एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती है नाम, क्योंकि कुछ सभी नदियों के किनारे विकसित हुए हैं तो ये इसके लिए एक विशेष नाम प्रयुक्त होता है नदी का। जिस नदी के किनारे ये विकसित हुआ था वो है मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थल का विकास हुआ, या इस सभ्यता का केंद्र ये बना था। यहाँ की खोज और जो उत्खनन करता है उसके बारे में बात करें तो वो है एमएच वत्स, जो पहले भूल हो चुकी थी, एमएस वत्स साहब। और एमएस वत्स मतलब माधव स्वरूप वत्स। और कब की खोज कब की गई? 1931 में, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के तुरंत बाद इसकी खोज कर ली गई, किंतु इसका उत्खनन उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था। उत्खनन प्रारंभ होने में 1955-56 का समय लग गया, और उस समय किया गया एसआर राव के द्वारा, श्री रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये तो है खोज, ये है उत्खनन रंगपुर का, एसआर राव के द्वारा उत्खनन किया गया। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो खुदाई में अब साक्ष्य के रूप में हम माने तो वो है यहाँ से धान यानी चावल की भूसी और कच्ची ईंटों से बने हुए यहाँ पर दुर्ग। क्या मिला है यहाँ पर? धान की भूसी नंबर 1। और दूसरा जो साक्ष्य है महत्वपूर्ण वो है कच्ची ईंटों का दुर्ग। कच्ची ईंट से निर्मित क्या मिला है यहाँ पर? दुर्ग प्राप्त हुआ है। तो यह है कुछ रंगपुर के बारे में जो गुजरात अहमदाबाद, और नदी का नाम विशेष महत्वपूर्ण है, मादर नदी के किनारे इस केंद्र विकसित हुआ। खोज एमएच वत्स के द्वारा, उत्खनन एसआर राव, धान की भूसी और कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुछ अन्य नगरों की ओर बात कर लेते हैं, कुछ और स्थलों की। तो उनमें है इस सभ्यता का सबसे ऊपरी केंद्र, सबसे उत्तरी भाग, तो वो है हमारा मांडा। बात कर चुके हैं सबसे उत्तरी छोर सभ्यता का क्या है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर। कहां पर है ये? कश्मीर में स्थित है। मांडा कहां पर है? कश्मीर में। इसकी जो खास बात है वो है कि यहां से त्रिस्तरीय एक क्रम मिला है, एक के बाद एक सभ्यताओं का विकास होने का। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए, नेपाल की हिमालय की तराई में, पीर पंजाल की तराई में ये क्षेत्र स्थित है। पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके तराई भाग, यानी तराई जहां नदी पहाड़ी भाग से मैदान में मिलती है उस क्षेत्र को कहते हैं तराई। तो वहां पर ये मिला है। और कौन सी नदी के पास में बहती है? चिनाब नदी के दाएं। नदी कौन सी है?
चिनाब के दाएं ये केंद्र स्थित है। त्रिस्तरीय क्रम मिलता है मांडा का। इसके बाद अगला केंद्र बात करें तो वो है हमारा आलमगीरपुर, सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर। इसकी बात क्या है? पूर्वी छोर कहां पर है ये? यूपी में, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास में। नदी कौन सी है? हिंडन। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ है आलमगीरपुर। और इसकी जो खुदाई का काम था, उत्खनन का था, वो था यागदत्त शर्मा के द्वारा। या खोज या उत्खनन के बारे में कहें तो वह है यागदत्त शर्मा, YD शर्मा। कब किया गया? 1958 के आसपास इसका उत्खनन किया गया। अगले नगर की बात करें तो वो है हमारा रोपड़। ये दो उत्तरी और पूर्वी छोर हो चुके हैं, उत्तरी और पूर्वी छोर। इसके बाद बात करते हैं रोपड़। तो रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। और पंजाब में जो सतलज नदी बहती है उसके किनारे पर ये मिला है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। और इसकी भी जो खोज की गई वो भी यागदत्त शर्मा के द्वारा 1955-56 यानी साथ साथ ही यहां पर की गई। खोजकर्ता कौन है? YD शर्मा यानी यागदत्त शर्मा। 1955-56 के आसपास इसकी खुदाई उत्खनन किया गया। यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मनुष्य की कब्र के नीचे कुत्ते की कब्र, यानी मनुष्य की कब्र के नीचे किसकी कब्र मिली है? यह तो हो सकता है ये पालतू पशु रहा हो, इसलिए इसके साथ पहले दफना दिया, बाद में उसके मालिक को दफनाया गया। या हो सकता है कोई विधान यहाँ पर रहा हो। ये तो थे हमारी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं और इसके पतन के कारण। धन्यवाद।